हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन स्टार्ट किए थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को ग्रह के बारे में पढ़ना है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। ज्योग्राफी थ्योरी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए हम लोग जो है आज स्टार्ट करेंगे प्लेनेट के बारे में। तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह यानी कि प्लेनेट कहा जाता है। ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, अतः ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। यानी कि प्लेनेट उसको कहा जाता है जिसके पास अपना लाइट ना हो, खुद का ना ही अपना हीट हो, और वह तारों के प्रकाश और हीट से उस पर लाइट और हीट जो है आता है और तारों का वो परिक्रमा करता है। तो जो आपके 8 ग्रह हैं उसके बारे में जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। बुध ग्रह। बुध सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह 88 दिनों में सूर्य का परिक्रमा जो है वो पूर्ण कर लेता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध और शुक्र को आंतरिक ग्रह यानी कि इंटीरियर प्लैनेट भी कहते हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक होता है 560 डिग्री सेल्सियस। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के जो है वो बराबर होता है। यानी कि बुध पर एक दिन जो है वो पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होगा। दूसरा है शुक्र, जिसको वेनस कहते हैं। यह सूर्य के निकटवर्ती दूसरा ग्रह तथा सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमण करता है और यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, जो सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व के दिशा में दिखाई देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% तक है। इस कारण यहाँ प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न जो है वो हो जाती है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कौन सा? तो वेनस। अगला है पृथ्वी। यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा तथा सभी ग्रहों के आकार की दृष्टि से 5वां स्थान है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है और इसका एक परिक्रमण लगभग 365 दिन में पूरा करता है, यानी कि रिवोल्यूशन। इसकी सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। चारों ओर मध्यम तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण यह सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है, अतः इसे नीला ग्रह भी जो है वो कहा जाता है। पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे आकृति इसका क्या है, तो जियोड आकृति का है। अक्ष ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि यानी कि घेरा 40,008 किलोमीटर है और विषुवतीय रेखा परिधि 40,075 किलोमीटर है। द्रव्यमान 5.97 इंटू पावर इंटू 1,024 टन है। आयतन जो है वो आपका 10.83 इंटू 1,011 घन किलोमीटर है। पृथ्वी की अनुमानित आयु जो है 4.6 बिलियन वर्ष है। परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड लगता है। हम लोग रफली 365 दिन जो है वो मान लेते हैं, लेकिन यह 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड जो है आगे 4 साल में एक दिन के बराबर हो जाता है, इसीलिए लीप ईयर भी आपका आता है। सूर्य से न्यूनतम दूरी जो है वो आपका 14.7 करोड़ किलोमीटर है और परिभ्रमण काल कहेगा तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में। सूर्य से अधिकतम दूरी जो है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है और चंद्रमा से दूरी जो है वो 3,84,000 किलोमीटर है। अगला है मंगल ग्रह। यह सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा और यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरा करता है। मंगल की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के लाल दिखने का कारण इसकी चट्टानों में लोहा के ऑक्सीकरण जंग लगना और धूल कणों की उपस्थिति के कारण होता है। फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह है। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और इस ग्रह का सबसे उच्च ऊंचा पर्वत निक्स
ओलंपिया है या फिर निक्स ओलंपिया कहते हैं, जो एवरेस्ट से 3 गुना जो है वो आपका ऊंचा है। तो मंगल ग्रह का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह आपका निक्स ओलंपिया है और यह डिमोस का पर स्थित है और यह एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। मैं जो है वो कुछ शॉर्ट्स के फॉर्म में फैक्ट जो है वो डालता हूँ, अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो आप उसको भी देख सकते हैं शॉर्ट्स वाला वीडियो में जा करके। मंगल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: सूर्य से दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर है। व्यास इसका 6,794 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा 686.98 दिन में करता है और घूर्णन गति 24 घंटा 37 मिनट और 23 सेकंड है। उपग्रह 2 है, फोबोस और डिमोस। वायुमंडल है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है, नाइट्रोजन है और आर्गन की उपस्थिति है। अगला है जुपिटर, जिसको बृहस्पति कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है। सौरमंडल में इसके 92 उपग्रह है, जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। बृहस्पति के चार सबसे बड़े उपग्रह गैनीमेड, आयो, यूरोप और कैलिस्टो को इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने 1610 में पहली बार इन ग्रहों को देखा था, के नाम पर गैलीलियो उपग्रह जो है वो कहा जाता है। यानी कि जो बृहस्पति का जो सबसे 4 बड़े उपग्रह है गैनीमेड, आयो, यूरोप और कैलिस्टो, इसको गैलीलियो उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने खोज किया था या फिर देखा था। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैस पाई जाती है। यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त होता है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। बृहस्पति का प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी से भी बड़ा एक विशाल जो है वो तूफान है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बृहस्पति के बारे में पढ़ा। अगला है आपका शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरा करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता या रहस्य इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना है, जिनकी संख्या 7 है। आकाश में यह ग्रह पीले तारे के समान जो है वो दृष्टिगत होता है। इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति की तरह हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनियम गैस मिलती है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन अरुण उपग्रह ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। इसकी खोज 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था। यह सौरमंडल का 7वां और आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, यानी कि अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है। यह भी शुक्र ग्रह की भांति ही ग्रहों की समान दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में जो है वो घूर्णन यानी कि परिक्रमा करता है। यानी कि 2 ग्रह जो है वो आपके पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो करते हैं। एक अरुण हो गया और दूसरा नंबर कौन सा है? मार्स। इसके 27 उपग्रह है और अरुण पर सूर्य उदय पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त जो है वो पूर्व दिशा में होता है। अगला है वरुण, जिसको नेपच्यून कहते हैं। इसकी खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले ने वर्ष 1886 में किया था। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया विद्यमान रहती है। यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है। इसके 14 उपग्रह है और इनमें ट्रिटोन व मेरिड जो है वो आपके प्रमुख हैं। अतिरिक्त जानकारी में क्या है कि गोल्डीलॉक्स जोन किसे कहते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन, जिसे वासयोग्य क्षेत्र भी कहा जाता है, एक तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पृथ्वी जैसे किसी ग्रह की सतह न तो बहुत ठंडी है और न ही बहुत गर्म है, अर्थात उस ग्रह पर जीवन की संभावना हो। हमारे सौरमंडल में गोल्डीलॉक्स जोन में जो है वो स्थित ग्रह जो है वो कौन सा है? तो पृथ्वी है। तो गोल्डीलॉक्स जोन किसको कहते हैं? यानी कि वह क्षेत्र जो कि ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ज़्यादा गर्म हो और वह पृथ्वी की तरह जो है, यानी कि वहाँ पर रहने लायक यानी कि जीवन संभव है, उसी को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, जैसे हमारा ग्रह पृथ्वी है।
अगला जो है वो पार्ट आपका है कि पृथ्वी की गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सामान्य परिचय में हम लोग देखते हैं कि क्या है कि पृथ्वी की घूर्णन गति का हमेशा अभाव न होने का मुख्य कारण घूर्णन एवं परिक्रमा में निरंतरता का होना है। यानी कि ऐसा हम लोग को कभी भी महसूस होता है कि पृथ्वी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा स्लो, यह इसलिए नहीं हम लोगों को महसूस होता है क्योंकि इसका घूर्णन और परिक्रमण का जो कह सकते हैं टाइम पीरियड लगभग या फिर स्पीड कह सकते हैं सेम होता है। इसी की वजह से पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने और धुरी पर घूमने में कई प्रमाण है। जैसे पृथ्वी यदि अपनी धुरी पर नहीं घूमती है तो एक ही हिस्से पर हमेशा दिन रहता है और दूसरे हिस्से पर हमेशा रात ही रहेगा। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से ही मौसम परिवर्तित होता है। अतः इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एवं अपने धुरी पर सतत रूप से जो है वो घूमती रहती है। दूसरे ग्रहों की भांति पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। अक्ष उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जिसके सहारे पृथ्वी जो है वो घूर्णन करती है। पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष द्वारा निर्मित तथा पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल को कक्ष तल या फिर कक्षीय सतह कहते हैं। पृथ्वी का आकार भू आभ यानी कि जियोड होने के कारण इसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। अतः आधे भाग पर दिन रहता है जबकि शेष आधे भाग पर उस समय प्रकाश नहीं पहुंचता है, यानी कि उस भाग पर जो है वो रात रहता है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी पर दिन तथा रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त यानी कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या कहता है कि पृथ्वी पर दिन तथा रात को विभाजित करने वाले वृत्त को सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। अगला है कि पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है और इसकी दो गतियां हैं, घूर्णन जिसको रोटेशन कहते हैं या फिर दैनिक गति, और परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन या फिर वार्षिक गति। घूर्णन गति का मतलब हुआ कि वो अपने अक्ष पर जो है वो घूमते रहेगा, और रिवोल्यूशन का मतलब हुआ कि सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले को रिवोल्यूशन कहते हैं। रोटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व जो है वो लट्टू के समान घूमती रहती है, जिससे पृथ्वी का घूर्णन या फिर परिभ्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन व रात होता है, यानी कि रोटेशन की वजह से। अतः इस गति को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। रिवोल्यूशन गति क्या होता है या फिर वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन तथा 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को भू कक्षा कहते हैं और पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति जो है वो कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, ये हो गया सूर्य। जो न्यूनतम दूरी होता है वो 3 जनवरी को होता है जिसको अपसौर कहा जाता है, और जो अधिकतम दूरी होता है वो 4 जुलाई को होता है सूर्य से, उसको उपसौर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है उपसौर जिसको परिहेलियन कहा जाता है। पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर रहती है तो उसको उपसौर कहते हैं और यह सामान्यतः 3 जनवरी को होता है। और अपसौर पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तब उसको अपसौर कहते हैं, जिसको एपहिलियन कहते हैं, जो कि 4 जुलाई को आपको देखने को मिलता है। ऋतु परिवर्तन आखिर कैसे होता है। पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है वरन सूर्य की परिक्रमा भी करती है। अतः पृथ्वी के सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं तथा इन अवस्थाओं में परिवर्तन से जो है वो आपका ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 21 जून की स्थिति क्या होती है। तो 21 जून की, जिसको समर सोलेस्टिक कहा जाता है, इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा यानी कि जो इक्वेटर होता है, इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, यानी कि समर सोलेस्टिक कहते हैं। इस अवधि में उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबी व रातें जो है वो छोटी होती है, इसीलिए 21 जून को हम लोग योग दिवस के रूप में जो है वो मनाते हैं। अगला है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर की स्थिति, इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस स्थिति को शीत अयनांत यानी कि विंटर सोलेस्टिक कहते हैं और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी व रातें जो है वो छोटी होती है।
यानी कि दिन की अवधि जो है वो 22 दिसंबर को अगर दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा है, यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो है वो आपका 22 दिसंबर को दिन छोटा होता है और रात जो है वो बड़ा होता है। उल्टा जो है वो याद रखना है। 21 मार्च व 23 सितंबर की स्थिति क्या होती है कि इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, अतः सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव और 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव जो है वो कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है कि 21 जून को समर सोलेस्टिक होता है, 22 दिसंबर को विंटर सोलेस्टिक होता है, 23 सितंबर को और 21 मार्च को जो है वो 23 सितंबर को ऑटोमल इक्विनेक्स होता है और 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनेक्स जो है वो आपका होता है। तो आप जो है ये समझ गए होंगे और इससे जो है वो क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला जो है वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को प्रकाश सूर्य से जो है वो मिलता है, ये हम लोगों को मालूम है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा। पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति समान है। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाश भाग महीने में केवल एक बार अर्थात पूर्णिमा को ही दिखाई देता है। यानी कि पृथ्वी पर चंद्रमा का जो संपूर्ण प्रकाशीय भाग होता है वो महीना में एक दिन ही दिखाई देता है, जिसको पूर्णिमा कहा जाता है। अगला देखते हैं कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, यानी कि ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, इसके बीच में जब आ जाता है पृथ्वी, तब चंद्र ग्रहण होता है। तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है तथा पृथ्वी के छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है। इसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है। सूर्य ग्रहण, सूर्य की स्थिति तब, ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। यानी कि ये हुआ सूर्य, ये हुआ पृथ्वी और इसके बीच में आ जाए चंद्रमा, माफ कीजिएगा, देखिए ये है सूर्य, ये है पृथ्वी, इसके बीच में जो है वो आ जाए मून, तब जा कर के आपका पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा पर परछाई पड़े तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है और लूनर इक्लिप्स, यानी कि मून बीच में आ गया और अर्थ पर जो है वो नहीं पड़ा, इसी को जो है वो सोलर इक्लिप्स कहते हैं, सूर्य ग्रहण। और लूनर यानी कि जब सूर्य और मून के बीच में पृथ्वी आ गया तो इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब देख लेते हैं कि सुपर मून किसे कहते हैं। यह एक खगोलीय घटना है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा के दीर्घ वृत्ताकार पथ में करता है, यानी कि दीर्घ यानी कि इलिप्टिकल पाथ पर करता है, जिसकी वजह से दोनों की दूरी में स्थिति जो है वो बदलती रहती है। सुपर मून वह दशा है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। यानी कि सुपर मून में जो है वो चंद्रमा क्या होता है ना कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। इस स्थिति में पेरिजी पुल मून भी, इस स्थिति को पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। इस दशा में चंद्रमा पहले ही की अपेक्षा 14% अधिक बड़ा और 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। यानी कि सुपर मून वह स्थिति है जिसमें मून जो है वो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और वह चंद्रमा की अपेक्षा जो 14% अधिक जो है वो बड़ा दिखाई देगा और 30% ज़्यादा जो है वो आपका चमकीला जो है वो पहले से चंद्रमा दिखाई देगा, उसी को सुपर मून कहते हैं। अब आता है कि ब्लू मून किसे कहते हैं। इस खगोलीय घटना के अनुसार जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती है तो दूसरा पूर्णिमा वाला जो चांद को ही ब्लू मून कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि एक महीना में जो है वो 2 बार पूर्णिमा अगर पड़ जाए, तो जब 2 बार पूर्णिमा पड़ जाएगा तो जो अगर पहला चंद्र ग्रहण लग गया और दूसरा जो उसी महीना में चंद्र ग्रहण लगेगा उसी को ब्लू मून की संज्ञा दिया जाता है। दरअसल 2 पूर्णिमाओं वाला समय अंतराल 30 या 31 दिनों में ही संतुलित हो पाता है। वास्तविकता यह है कि इस घटना को इसके नीले रंग से कोई संबंध जो है वो आपका नहीं है, यानी कि ब्लू मून से यानी कि कोई संबंध नहीं, यानी कि नीला रंग से। वास्तव में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति लगभग 2.5 वर्ष के बाद होती है। यानी कि अगर मान लीजिए 2026 में अगर एक ब्लू मून लगा हुआ तो वो लगभग 2.5 साल बाद जो है वो लगभग अब आपका होगा। जब
किसी वर्ष में 2 या उससे अधिक ब्लू मून माह ब्लू मून के होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। जैसे कि वर्ष 2018 जो है वो ब्लू मून ईयर था, यानी कि जब 2 या उससे अधिक अगर चंद्र ग्रहण हो जाए एक ही महीना में, जैसे यानी कि पूर्णिमा के दिन, यानी कि 2 से 3 महीना में अगर 2 बार ब्लू मून देखा जा सके, 3 बार, तो उसको हम लोग जो है वो क्या कह देते हैं, ब्लू मून ईयर कहते हैं। तो 2018 याद रखिएगा। अगला है कि ब्लड मून किसे कहा जाता है। इस खगोलीय घटना के अनुसार क्रमशः 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ब्लड मून कहा जाता है। इसे टेट्राइड भी कहा जाता है। हालांकि जहां तक इस घटना में चंद्रमा का रंग लाल होने का प्रश्न है तो इसका कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना है। दरअसल पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना में सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तो इसकी पूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़ती है तथा इस स्थिति में चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल प्रतीत होता है। वास्तव में पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना दुर्लभ होती है, जो कि समान रूप से 3 चंद्र ग्रहणों में से एक ही पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। मान लीजिए अगर कोई चंद्र ग्रहण लगा तो अगर 3-4 चंद्र ग्रहण होगा तो उसमें एक अगर फुल जो है वो चंद्र ग्रहण होने की आशंका होती है। यानी कि ऐसा खगोलीय घटना जब जब 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण अगर हो जाता है उसी को ब्लू मून जो है वो कहा जाता है, ब्लड मून कहा जाता है। ज्वार भाटा क्या होता है, टाइड्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। समुद्र सतह पर ज्वार व भाटा की उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल व अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है। समुद्र जल स्तर के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा की संज्ञा दी जाती है। ज्वार भाटा की ऊंचाई में विविधता पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण समुद्र जल की गहराई, सागरीय तट रेखा के स्वरूप तथा सागरीय विस्तार यानी कि खुला है कि आंशिक बंद है, इस पर जो है वो डिपेंड करता है। समुद्री सतह पर आने वाले ज्वार को सूर्य के आकर्षण बल की अपेक्षा चंद्रमा पर आकर्षण बल अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी की अधिक निकट होती है। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में यानी कि सीजिंग के समय जिसको कहते हैं, यानी कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होता है उसको सीजिंग का कहा जाता है, तो दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई समान ज्वार से अधिक होती है। इस तरह के ज्वार एक माह में 2 बार जो है वो होता है, जो कि अमावस्या या फिर पूर्णिमा में होता है। जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधे में न होकर समकोण यानी कि समकोण अगर पर होता है तो चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। यानी कि निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होगा, जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी समकोण यानी कि 90 डिग्री पर होंगे, तब निम्न ज्वार जो है वो आता है। सीधी रेखा में रहेंगे तो उच्च ज्वार जो है वो आता है, और इसमें ज्वार की ऊंचाई समान ज्वार से कम होती है। लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के समाप्ति या फिर अष्टमी को होता है। यानी कि जो लघु ज्वार होता है वो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष के समाप्ति या फिर अष्टमी को जो है वो होता है। यहाँ पर जो है वो आपका दिया हुआ है कि सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है वो खिंचाव, और सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण जो है वो दिया हुआ है। तो हम लोग जो है वो आज इतना ही करते हैं। अगला हम लोग 1.3 यानी कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर किया कीजिए। मैं जो है वो आपका साइंस के लिए भी जो है वो एक प्लान कर रहा हूँ कि हर जो है वो सप्ताह में 2 से 3 वीडियो जो है वो साइंस का चैप्टर वाइज जो है वो डायग्राम के सहित जो है वो मैं आपको करा दूँ। तो इसके लिए अगर आप तैयार होंगे तो कमेंट में जो है वो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा कमेंट। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।